नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। और मंथन में आज बात होगी हरियाणा के चुनावी दंगल की। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए मतदान किए जाने और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। पहले मतदान 1 अक्टूबर को होना था और मतगणना 4 अक्टूबर को, लेकिन भाजपा ने छुट्टियों और सामाजिक कार्यक्रमों का हवाला देते हुए वोटिंग की तारीखें बदलने की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने चुनाव और मतगणना की नई तारीखों का ऐलान किया। इस चुनाव में वैसे तो मुख्य मुकाबला सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, लेकिन पूर्व में बीजेपी की सहयोगी रही जननायक जनता पार्टी जेजेपी और अभय चौटाला की इंडियन नेशनल लोक दल जैसी क्षेत्रीय पार्टियां भी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। आइए जानते हैं इस चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या हो सकते हैं। विपक्षी पार्टियों ने उठा रखा है अग्निवीर का मुद्दा। बीते लोकसभा चुनाव के परिणामों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में केंद्र में है। इन्हीं में एक मुद्दा है अग्निवीर योजना। दरअसल जून 2022 में केंद्र ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का ऐलान किया था और इसके तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा गया। इस योजना के अनुसार सेना में भर्ती किए गए जवानों का कार्यकाल 4 साल का ही होता है। दरअसल दक्षिणी हरियाणा के भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जैसे जिलों से युवा बड़ी संख्या में सेना में शामिल होते रहे हैं, इसलिए इन जिलों में अग्निवीर योजना से युवाओं में थोड़ी नाराजगी और सत्ताधारी बीजेपी को इसका अंदेशा है। इसलिए भाजपा ने राज्य के कई सरकारी नौकरी वाले विभागों को अग्निवीरों को 10% आरक्षण और सरकारी नौकरी गारंटी का वायदा किया है। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी तो इस योजना को सरकार बनने के बाद कूड़े में फेंकने तक की बात कर चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा की कांग्रेस लीडरशिप भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। बीते दिनों कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बापडौली में आयोजित एक जनसभा में कहा कि अग्निवीर योजना का सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिण हरियाणा को हुआ है। पहले राज्य से हर साल 5000 युवा फौज में भर्ती होते थे, लेकिन अब केवल 250 ही भर्ती हो रही है। चुनाव परिणाम में दिखेगा किसान आंदोलन का प्रभाव। 2020-21 में दिल्ली की सीमाओं पर चले किसान आंदोलन का असर भी इस चुनाव में दिख रहा है। उस मुकदमा आंदोलनकारी किसानों की मौत से एक बड़ा किसान वर्ग सत्ताधारी दल बीजेपी से नाराज है। इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली भाजपा 5 सीटों पर सिमट कर रह गई है। वहीं कांग्रेस को इसका फायदा हुआ और पार्टी ने 5 सीटें जीती। इसके अलावा वर्तमान में पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर भी किसान धरना दे रहे हैं और वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। इन दोनों किसान आंदोलनों का असर हरियाणा के कई विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रहा है, जहां पर भाजपा नेताओं को किसान वर्ग गुस्से का भी शिकार होना पड़ रहा है। भाजपा भी इस स्थिति का भांप चुकी है, इसलिए पार्टी ने हाल ही में मंडी सांसद कंगना रनौत द्वारा दिए गए बयान से किनारा कर लिया। अब बात करते हैं अगले मुद्दे की। बेरोजगारी और डुनकी पर हो रही है सियासत। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी भाजपा से नाराज किसानों को अपने पक्ष में लाने की तमाम कोशिशें कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने किसानों की प्रमुख मांग एमएसपी की लीगल गारंटी को अपने प्रमुख 7 वादों में जगह दी है। इसके अलावा भाजपा भी नाराज किसानों को मनाने की कोशिश में जुटी है और पार्टी अपने संकल्प पत्र 24 फसलों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वायदा कर रही है। इस चुनाव में बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की मई महीने की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में हरियाणा में 37.4% दर के साथ नंबर 1 था, लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार इस आंकड़े को खारिज करती है। विधानसभा चुनाव के बीच आई इस रिपोर्ट से और कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के आंकड़े थोड़े अलग हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में हरियाणा में बेरोजगारी की दर 3.4% है, जबकि पिछले वर्ष यह दर 9.2% थी। बीते दिनों हिंदी चैनल द्वारा किए गए सर्वे में भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरी।
सर्वे में शामिल करीब 45% लोगों ने माना कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी की वजह से हरियाणा के युवाओं के बीच अवैध रूप से विदेश जाना का चलन भी काफी बढ़ गया है। जैसा कि मैंने आपको डुनकी जो शब्द का जो पिक्चर आई थी उससे कनेक्ट करते हुए मैंने आपको बताया, जिसे बोलचाल भाषा में डंकी माफ करिए कहा जाता है। बीते दिनों जारी किए गए कांग्रेस पार्टी के संकल्प पत्र में पार्टी ने सरकार बनने पर भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरियों का भी वादा किया। वहीं भाजपा ने भी 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी और 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड देने की भी घोषणा की। विपक्षी पार्टियां उठा रही कानून व्यवस्था और बढ़ते टैक्स का मुद्दा। इस चुनाव में कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है। हत्याएं, वसूली, गैंगस्टर जैसी समस्याएं से जुड़ी घटनाएं आए दिन राज्यों में देखने को मिलती हैं। बीते कुछ सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में घटी घटनाओं में हरियाणा के अपराधियों के नाम सामने आए, चाहे वो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या राजस्थान में गैंगस्टर राजू या करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड। इन सब में हरियाणा के अपराधियों का नाम सामने आया। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध राज्य में भी पिछले कुछ सालों में एनसीआरबी की साल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में राज्य में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं 16,742 मामले दर्ज हुए थे, जबकि साल 2021 में यह संख्या 16,658 थी। इसके अलावा साल 2021 के मुकाबले 2022 में बुजुर्गों पर अत्याचार के मामले में करीब 50% बढ़े हैं। अपराध के साथ ही बढ़ते नशा भी एक अहम मुद्दा है। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 22 में से करीब 10 जिले नशे की चपेट में हैं। इनमें अधिकांश जिले या तो पंजाब की सीमा से सटे हैं या फिर आसपास हैं। इन जिलों में सिंथेटिक नशे का चलन काफ़ी बढ़ गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में राज्य में करीब 73 मौतें ड्रग्स के ओवरडोज से हुई थी। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सिंह साथ लाडी और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन फिलहाल प्रवीण वत्स वरिष्ठ पत्रकार और अनिल खुटेला जेजेपी के प्रवक्ता। सबसे प्रवीण वत्स जी के पास चलूंगा। प्रवीण जी, कल वोटिंग है, आपको क्या लगता है मुद्दे क्या क्या होंगे? जिस तरीके से अभी फिलहाल मैं देख पा रहा हूं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, ड्रग्स एक मुद्दा है, कानून व्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है लगातार, और सबसे बड़ी बात तरीके से युवा विदेश जा रहे हैं और फिर वहाँ जाकर जो उनको कठिनाइयाँ हो रही हैं, डिपोर्ट किए जा रहे हैं, जेलों में बंद हैं, इसको लेकर भी तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। और उनके मन में क्या है फिलहाल वो बताया नहीं उन्होंने कुछ। बिल्कुल विशाल, देखिए अभी जो आपने मुद्दे गिनाए वो कहीं ना कहीं सभी बीजेपी के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप किसान आंदोलन को ले लीजिए, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में बना है और वही मुद्दा लोकसभा इलेक्शन में भी काफी हावी रहा था, जिसके चलते बीजेपी जब 10 सीटों का दावा कर रही थी उसको 5 पर सिमटना पड़ा था। और यही किसान का मुद्दा आज भी विधानसभा में गूंज रहा है। हालांकि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जरूर 24 फसलों पर एमएसपी देने का वादा किया था, लेकिन उनको कोई कानूनी गारंटी का रूप देने के लिए कोई आश्वासन किसानों को नहीं दिया था, तो जिसको लेकर किसान साफ तौर पर असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। दूसरा जो अग्निवीर का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा हरियाणा में बहुत बड़ा है, क्योंकि भारतीय सेना में हरियाणा के जवानों का एक बहुत बड़ा योगदान है। आप दक्षिण हरियाणा का रेवाड़ी ले लीजिए, महेंद्रगढ़ जिला ले लीजिए, भिवानी ले लीजिए, यहाँ से मैक्सिमम सभी परिवारों से लोग सेना में हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि 4 साल में वो जवान रिटायर होकर आ रहे हैं। हालांकि भाजपा सरकार ने ये गारंटी दी है अभी कि जो अग्निवीर 4 साल की जॉब करने के बाद वापस आएगा, वो उसको गारंटीड जो है जॉब देगी डिफेंस डिपार्टमेंट में, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो या सरकारी अन्य विभाग हो। लेकिन इन सब आश्वासनों को लेकर कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आता है कोई भी वर्ग, क्योंकि पिछले 10 सालों से जिस तरह से भाजपा ने शासन किया है हरियाणा में, वो
साफ तौर पर दिखाई देता है कि एक सत्ता विरोधी लहर जो है भाजपा के खिलाफ यहाँ चलती दिखाई दे रही है। मुद्दे और भी हैं, जिसमें खासतौर पर जो कर्मचारियों का मुद्दा है, आपने देखा होगा विशाल के हरियाणा में पूरे 10 साल तक कर्मचारी हड़ताल पर ही लगा लीजिए, हर जी साल मतलब बिल्कुल। 20 से 25 कर्मचारी हड़ताल पर रहते हैं, और खासतौर पर जब कोई त्योहार आता है तो कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, उनकी मांगे ना मानना। दूसरा, आशा वर्कर्स का मुद्दा ले लीजिए। आशा वर्कर्स की एक लंबी हड़ताल हरियाणा में चली थी अपने हक की लड़ाई को लेकर के, तो उसमें भी हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कहा कि सेंटर का इशू है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो संतुष्ट करने में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वो कामयाब नहीं हो पाए किसी भी वर्ग को, और उसी का नतीजा है कि 5 सीटें लोकसभा में इनको गंवानी पड़ी थी। और अभी जो विधानसभा इलेक्शन जिसकी कल सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट होनी है, उसमें भी अब भाजपा को ये डर सता रहा है कि जो 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में राज किया है, एक देखिए 2 तरह की एंटी इनकम्बेंसी है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरी जो मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे और अब केंद्रीय मंत्री है, एक उनकी एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये दोनों फैक्टर ही कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। विशाल, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक अपडेट करूंगा कि कल भी भाजपा के जो एक नेता है जो कांग्रेस से पहले भाजपा में आए थे 2019 में, और अशोक तंवर। कल रात को जो है कांग्रेस दोबारा से ज्वाइन कर ली, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए है। अच्छा, मेरा मेरा एक मैं भी कहीं पढ़ रहा था, क्या मनोहर लाल जो पूर्व सीएम है, केंद्रीय मंत्री हैं फिलहाल। अशोक तंवर है जिन्होंने सिरसा से लोकसभा जी चुनाव लड़ा था भाजपा के। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रवीण जी, मेरा एक सवाल है आपसे, फिर मैं अनिल कुटेला जी के पास चलूंगा। लेकिन अभी मैं कहीं देख रहा था, पढ़ा मैंने कि मनोहर लाल को प्रचार से भी दूरी बना के रखी है, होर्डिंग बैनर्स में भी फोटो नहीं है, ऐसी भी खबरें हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो एक चुनाव प्रचार चला था पूरे 1 महीने तक, उसमें मनोहर लाल खट्टर की प्रचार से दूरी पार्टी ने बना के रखी थी, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले कहा कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की खुद की है, और दूसरी जो 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर की जो नीतियां रही हैं हरियाणा में, उनकी भी एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, इंडिविजुअल जिसे हम कह सकते हैं। उनके खिलाफ काफी कुछ ऐसा है, जिसमें आप खिलाड़ियों का मामला ले लीजिए, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उसको लेकर खिलाड़ी पहलवान नाराज हो गए थे। किसानों को लेकर जो एक मामला हुआ था, उसमें भी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लोग गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत मनोहर लाल खट्टर को कहीं ना कहीं प्रचार से दूर रखने की कोशिश की है। जब नॉमिनेशन फाइल हो रहे थे हरियाणा में, तो उस दौरान 2-3 सीटों को छोड़कर कहीं भी नहीं गए मनोहर लाल खट्टर नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए। और जो पोस्टर हैं उन पर भी कहीं 1-2 जगह छोड़कर उनकी तस्वीर दिखाई नहीं देती, केवल मोहनलाल बडोली और जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उनकी तस्वीरें वहां पर दिखाई। बिल्कुल। अब जरा मैं अनिल कुटेला जी के पास चलूंगा। अनिल जी, आपकी पार्टी का क्या रुख है इस बार, चूंकि आप अकेले लड़ रहे हैं चुनाव, आप मतलब गठबंधन से लड़ रहे हैं, आस से आपका गठबंधन है, बड़ी उम्मीद है आप लोगों को कि इस बार कुछ कमाल करेंगे। अभी कई बार दूसरे प्रवक्ता जो जुड़े हैं वो कहते हैं कि त्रिशंकु होगी और हम किंग मेकर होंगे। मैं कह रहा हूँ, जब आपके पास इतना भरोसा है, मूल हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियों में आपकी गिनती है, तो आपको तो कहना चाहिए कि हम ही बनाएंगे सरकार, हम हमारे बिना सरकार बनेगी और हम बनाएंगे सबसे सरकार। पहले में मैं दो आपके दर्शकों को दो नमस्कार मुद्दे करता हूं। हैं, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जी रही बात, इस बार भी सत्ता में साझेदारी हमारी ही होगी। कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही। हरियाणा में त्रिकोण से मुकाबला है फिलहाल, और सत्ता की जो चाबी है वो हमारे पास होगी, जननायक जनता पार्टी के पास होगी। मुद्दे क्या क्या लेके जा रहे हैं आप लोग, मुद्दे बता दीजिए। मैं हर बार ये हमारा पूछता हूँ, सबसे कल पहला वोटिंग है, मुद्दा कल अपना वोटिंग है, कैसे देख रहे हैं आप चीज़ों को? आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आप जीतेगा आपका गठबंधन? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में कल हो जाएगा, अब इसको मैं कैसे कह सकता हूँ क्या जीत, लेकिन हाँ, सत्ता की चाबी हमारे पास जरूर होगी। चलिए भी देख विधानसभा का ताला हमारी चाबी से खुलेगा इस बार भी। चलिए चलिए ये भी देख लेंगे हम कि किसका ताला किसकी चाबी होता है। प्रवीण जी, मैं इस बात से कन्फ्यूज हूँ कि आप हरियाणा को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर एक पार्टी क्लेम कर रही है कि किंग मेकर की भूमिका में हम हैं, तो किंग क्यों नहीं बन रही है? ऐसा क्या है? आप तो हरियाणा की क्षेत्रीय मुद्दों को उठाइए, आप क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं और आप ही क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप ही को करना चाहिए। भाजपा कांग्रेस तो आपके पीछे आनी चाहिए, लेकिन आप उनके पीछे लग जाते हो। देखिए अनिल जी बैठे हैं यहाँ पर, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मैं बताना चाहूंगा
कि जेजेपी जब सत्ता में 4.5 साल तक रही तो किसान और कमेरे वर्ग की, जिसकी जेजेपी अब बात लेकर के चुनाव के मैदान में दिखाई देती है, उसकी कोई सुध नहीं ली। किसानों का साफ तौर पर आरोप है कि जब किसानों पर लाठियां चल रही थी, आंसू गैस के गोले चल रहे थे, तब उप मुख्यमंत्री जो है शांति के साथ बैठे थे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। जबकि इंडियन नेशनल लोक दल के अभय चौटाला ने अपनी विधायकी से रिजाइन दे दिया था इस विरोध में कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो जेजेपी सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए हो सकता है बात कर रही होगी, सत्ता की चाबी हमारे पास है, क्योंकि पिछली बार भी इनके पास सत्ता की चाबी थी, मजबूरी में परवीन जी, हमारे सरकार ने किसानों की फसलों को खरीदने में 24 घंटे के अंदर फसलें खरीदी थी। बीजेपी को बहुमत दिखाई दिया तो इनको बिना बताए सरकार से बाहर कर दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया, दोबारा सरकार का गठन कर दिया। तो इससे साफ जाहिर है कि 4.5 साल में बीजेपी इनसे कितनी परेशान रही होगी, जो इनको बिना बताए, बिना अल्टीमेटम के इनको सरकार से बाहर कर दिया। और आज जो पार्टी किसान और कमेरे वर्ग की बात कर रही है, मैं कहता हूँ 90 सीटों पर इनके पास शायद उम्मीदवार भी नहीं होंगे, क्योंकि जो 4.5 साल इनका रवैया जनता के प्रति रहा है, उसको जनता ने बहुत अच्छे से देखा है कि भाजपा की गलत नीतियों का भी इन्होंने समर्थन किया था। इसका नतीजा और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई आप जब किसान आंदोलन हो रहा था, किसान की पार्टी, कमेरावादियों की पार्टी, पिछड़ों की आवाज, उस टाइम क्यों नहीं दे दिया आपने इस्तीफा? हट जाते कि चुनाव से 6 महीने पहले हवा भाप गए थे क्या आप कि कुछ होने वाला है? बड़ा सवाल है अनिल जी। जनता की आवाज उठाने के लिए, अरे ये 4.5 साल बाद आप लोगों ने जनता की आवाज सुनी है। भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। ने रिजाइन दिया और वो दोबारा विधायक भी बने, फिर उन्होंने आवाज उठाई। अभय सिंह चौटाला जी ने किसान आंदोलन के दौरान रिजाइन दिया था, किसान आंदोलन के द्वारा ही दोबारा चुनाव भी लड़ा। अगर वो किसान हितैषी थे तो उन्हें आंदोलन खत्म होने के बाद चुनाव लड़ना चाहिए था ना। उन्होंने केवल एक सहानुभूति लेने के लिए चुनाव लड़ा था। विधानसभा बना, किसान आंदोलन खत्म होने के बाद चुनाव लड़ते। उन्होंने केवल एक दिखावा किया। 6 महीने में चुनाव इस पर जनता उन्हें दिखा देगी, इस पर जनता भी उन्हें दिखा रही है। चलिए, हमारे साथ मदन मोहन झा जुड़ चुके हैं, पूरी 90 सीटों का सटीक विश्लेषण लेकर हमारे साथ। उन्होंने पूरी 90 सीटों को, हरियाणा को चुनाव का एक एक सीटों का बहुत गहनता से उसमें सर्वे किया है। बहुत बहुत स्वागत है मदन भाई आपका। और सबसे पहले तो आप बता दीजिए, मुद्दे आप ही बता दीजिए। अभी प्रवीण जी ने भी बताए, कुछ मुद्दे हमने भी बता दिए, लेकिन कोर मुद्दे क्या थे जब आप अलग अलग सीटों पे जा रहे हैं? वहाँ पर मनोहर लाल जो पूर्व सीएम है, उनकी कितनी बुराई है, नायब सिंह सैनी से लोग कितना खुश हैं, हुड्डा जोड़ी से कितना खुश हैं, क्या खिलाड़ियों वाला मसला काम कर रहा है, किसानों के आंदोलन तक कितना गहरा असर छोड़ा गया है? मदन जी। विशाल जी, जो हरियाणा का इलेक्शन जो है इस बार वो बाइपोलर है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मेन लड़ाई है। और इस बार जो चुनाव के मुद्दे हैं उसमें महंगाई और बेरोजगारी, सबसे बड़ा जो मुद्दा है हरियाणा में वो बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसे आम लोग जो है तो उठा रहे हैं। इसके बाद आप देखिएगा जो पहचान पत्र जो है, परिवार पहचान पत्र, वो बड़ा मुद्दा है। और किसी भी राज्य में अगर कोई भी सरकार 10 साल तक रहती है तो वहां पे एंटी इनकम्बेंसी आना स्वाभाविक है, और वो आपको हरियाणा में दिखेगा भी। ये सब है। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर जी को हटाना जो है बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट था, जिसका कुछ हद तक जो है तो सैनी साहब को लाके जो है बीजेपी ने रिकवर किया, लेकिन वो इतना बड़ा रिकवरी नहीं था जो वो चुनाव को परिवर्तित कर सके। बिल्कुल, मैं ठीक है, लेकिन नायब सिंह सैनी ने क्या 6 महीने में जो उनके कार्य से लोग कितना खुश हो पाए, समझ पाए? मुझे लगता है 6 महीने किसी सीएम को समझने में निकल जाते हैं कि उनके काम कैसा है। अगर वो 1 साल या 1.5 साल पहले जो है तो मुख्यमंत्री बदलते तो इसका बीजेपी को ज्यादा लाभ होता, लेकिन 6 महीने पहले से जब उन्होंने एक नायब सिंह सैनी को लाया तो उसका जो है ओबीसी समाज में थोड़ा सा जागरूकता है, जो हमारे समाज के कम्युनिटी के लोगों को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन जो आप पूरे हरियाणा को देखिएगा तो हरियाणा में लगभग 26% के आसपास जो है जाट समुदाय के लोग रहते हैं, लगभग 22% के आसपास जो है तो वो दलित समाज के लोग रहते हैं, ओबीसी समाज के लोग भी हैं, और फिर जो है आप देखिएगा 3-4% मुस्लिम समाज के लोग हैं। इसमें दलित समाज और जो जाट समाज है, जाट समाज का ज्यादा कंसोलिडेशन है बीजेपी की, कांग्रेस की तरफ, और जो दलित समाज है
उसका बड़ा तबका जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ऐसा मतलब ग्राउंड पे नजर आ रहा है। चुनाव के जो नतीजे हैं वो कल वोट पड़ेंगे 5 बजे 6 बजे तक। उसके बाद ये पता चलेगा जो जनता ने किसको वोट करा है, क्योंकि हरियाणा के जो चुनाव होते हैं वो बहुत ही सरप्राइजिंग होते हैं। जैसे आप जी। देखिएगा तो 2014 का जब चुनाव हुआ तो उसमें जो है तो ऐसा बताया गया जो हुड्डा सरकार जो है तो फिर से रिपीट कर रही है, लेकिन बीजेपी एक बड़े अंतर से चुनाव जीत कर आई। 2019 में जो है ऐसा बताया जा रहा था जो बीजेपी चुनाव हार रही है, बीजेपी ने चुनाव जीता। 2024 में जो है हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोगों ने ग्राउंड पे जाकर देखा जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल थोड़ा बहुत जो है तो कांग्रेस एज में ऐसा लग रहा है हमें ग्राउंड पे। इसका क्या परिणाम होगा ये कल जो चुनाव में वोटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा। बिल्कुल। मैं एक और सवाल आपसे, खिलाड़ियों वाला जो मुद्दा है जो रेसलर्स के साथ हुआ उसको लेकर क्या माहौल है वहां पर? फिर मैं मुकेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, फिर मैं उनका रुख करूंगा। विनेश फोगाट जी को लेकर आप जुलाना असेंबली में जब जाइएगा तो लोगों ने वहां जो है तो जेसीबी लेकर जो है उन पर फूल बरसा है। वहां पे कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां पे विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, एक रेसलर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप चुनाव हरियाणा एक पहले से भी जो है तो खेलों का प्रदेश रहा है, वहां पे मेडल्स आते रहे हैं और खेल को लेकर जो है लोगों में एक सहानुभूति भी है। तो विनेश फोगाट को लेकर जो है तो लोगों में एक अच्छा रिएक्शन। चलिए, मुकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। किस तरीके से आप देख रहे हैं, कल वोटिंग है, जैसे अभी कई मुद्दे मदन मोहन जी ने बताया, उससे पहले प्रवीण वस्त जी ने बताया, अनिल कुटेरा जी ने भी जेजेपी से अपनी बातों को रखा। आपको क्या लग रहा है मुख्य मुद्दे क्या होंगे जिसको लेकर जो जनता है वो वोट डालने कल सुबह निकलेगी? देखिए, मैं विशाल जी, मैं आपको हरियाणा के चुनाव पे एक नजर एक तरह से बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर मुद्दे हमेशा हर चुनाव में कोई ना कोई मुद्दा जरूर होता है, लेकिन हरियाणा के अंदर चुनाव जो पिछले 10 सालों में अब होता आ रहा है वो जाट और गैर जाट को लेकर चल रहा है कि भाई जाटों के जो कैंडिडेट हैं उनको उत्तरी हरियाणा के अंदर काफी लोगों को टिकट भी मिला है, जबकि कांग्रेस ने इस बार काफी लोगों को टिकट अलग से दिया है जाटों के अलावा। लेकिन आपको बता दें कि बागी नेता इस बार दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत लाने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछली बार भी जेजेपी जैसे कह रही थी कि हमारे पास सत्ता की चाबी है, लेकिन इस बार इनकी चाबी काम आने वाली नहीं है। और विशाल जी, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि दक्षिण हरियाणा के अंदर हमेशा बीजेपी को फायदा होता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी नुकसान में जाती दिख रही है, क्योंकि निर्दलीय कई ऐसे उम्मीदवार खड़े हो गए जो कि बीजेपी को नुकसान दे रहे हैं। जी विशाल जी, फायदा कांग्रेस को कैसे मिल रहा है? अगर बीजेपी का तो नुकसान हो गया, जेजेपी कह रही मेरे पास चाबी है, लेकिन इस बार मैंने दोनों पार्टियों के लिए कहा है कि दोनों पार्टियों को बागी नेता नुकसान पहुंचा रहे हैं। चाहे दक्षिण हरियाणा की राजनीति में अगर देखें और उत्तरी हरियाणा की राजनीति को देखें तो दोनों ही पार्टियों को बागी जो नेता हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो काफी नुकसान दोनों पार्टियों को दे रहे हैं। चलिए, आप सब बने रहिए हमारे साथ। एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, मैं हूँ। अब हम रुक करते हैं सीधा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण वस्त जी। प्रवीण जी, एक सवाल अभी मैंने फिर से मैं चीज़ों को देख रहा था तो मुझे पता चला कि जब आप हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दे अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ हावी रहते हैं। जैसे आपने बताया कि गुरुग्राम में बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल के लिए आज भी सड़क तरस रहे हैं लोग। फरीदाबाद के गड्ढे मुद्दा है, लेकिन जब 2020-21 में किसानों का वाला धरना प्रदर्शन, एक वो मुद्दा, और दूसरा पहलवानों का, ये ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है इस चुनाव में इन दोनों मुद्दों के मुकाबले। विशाल जी, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव होता है वो अधिकांश हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जाता है, और स्थानीय मुद्दे यहाँ पर इतने हावी हो जाते हैं कि प्रत्याशी की हार जीत का फैसला स्थानीय मुद्दा ही करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने शायद आपके ही चैनल पे डिबेट में बताया था कि गुरुग्राम
मेडिकल हब के रूप में जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, लेकिन जो स्थानीय जनता है उसके लिए एक सिविल हॉस्पिटल यहाँ पर ढंग से नहीं है। जो एक सिविल हॉस्पिटल था उसको 10 साल पहले तोड़ा गया था और आज तक उस सिविल हॉस्पिटल की एक नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा स्थानीय मुद्दा है जो बस स्टैंड का है। अंतरराष्ट्रीय सिटी कहलाता है गुरुग्राम, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी के नाम से पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, लेकिन यहाँ पर एक बस स्टैंड तक उपलब्ध नहीं है और ये बड़ी नाकामयाबी है भाजपा सरकार की। इसको लेकर भी लोगों में रोष है। उसके अलावा जिस तरह से गुरुग्राम डेवलप हुआ है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पर कंपनियों के हैं, लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबके बेसमेंट में पानी घुस जाता है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जितने अंडरपास बनाए गए हैं, बारिश के मौसम में पिछले कुछ सालों में तो यहाँ पर नाव तक चलानी पड़ी थी और कई डेथ तक इस मामले में हो चुकी थी। तो ये मुद्दे बड़े इम्पैक्ट करते हैं यहाँ पर और इन मुद्दों को लेकर जनता बड़ी सजग रहती है। अभी पीछे जो कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया था कि गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बना दिया गया है। सफाई व्यवस्था को लेकर यहाँ पर अगर आप शहर का एक चक्कर लगाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि पूरा शहर कूड़ा कूड़ा है और लोग शायद ये भी सोचने को मजबूर हो कि हम साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी के नाम से जाने वाले शहर में है या फिर किसी गांव में हम लोग आ गए हैं जो दूर दराज का पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सी समस्या है। और इसके अलावा जो आपने पूछा पहलवान और किसान का मुद्दा, देखिए किसानी जो है हरियाणा का मुख्य पेशा है। अधिकांश लोग यहाँ पर किसान हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं और चाहे अनपढ़ हैं। सभी जाति बिरादरी के लोग किसानी जरूर करते हैं। यहाँ सभी के पास खेती के लायक जमीन है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले जब भाजपा के एक प्रत्याशी अपने प्रचार के लिए एक गांव में पहुंचे थे तो वहां पर उनको काफी विरोध का सामना करना पड़ा था किसानों को लेकर। और इसी तरह से जब लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशी जब गांव के अंदर जा रहे थे तो कई गांवों ने अपने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के प्रचारकों का गांव में घुसना मना है। तो जी इस बिल्कुल, तरह की हालात हरियाणा में रहे हैं और ये सभी मुद्दे जो है कहीं ना कहीं इस बार भी उठते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। अभी और भी अन्य पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले मैं फिर अनिल कुटेला जी के पास जाऊंगा। अनिल जी, जो स्थिति गुरुग्राम की है उसमें 4.5 साल के दोषी आपकी पार्टी भी है, हरियाणा की है, उसमें आप भी दोषी हैं। उसका कारण है कि आप सरकार में रह के आप कहते हैं ज़रूर आपने किए होंगे काम, लेकिन धरातल पे नहीं दिखे, वरना इतने लोग एक साथ ना कह रहे होते आपके लिए। आप मानिए कि आप 4.5 साल के दोषी हैं। 6 महीने मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ, पर शुरुआती 6 महीने सरकार के और आखिरी के 6 महीने, ये 2 ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पर सरकार को पहले तो ये समझना होता है कि क्या क्या विभाग हैं, कैसे काम है, पुराने कामों को क्या स्थिति, ये होता है। और आखिरी 6 महीने में ये होता है कि अब काम नहीं होगा, अब अपने कामों को गिनाया जाएगा। आप कह रहे थे कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, हम जो कह रहे हैं उस पर बात नहीं हो पा रही है, यही कह के तो आपने इस्तीफा दिया था। आपकी पार्टी ने गठबंधन से अलग हुए थे। तो 4.5 साल में आप लोगों ने ऐसा क्या क्या काम कर दिए जिससे जनता आपको चुने, ये बताइए। देखो, सबसे पहले हमने किसानों की, वह किसान जो 5-5 दिन मंडियों में अपने फसल को बेचने के लिए लेटे रहते थे, दुष्यंत चौटाला जी के टाइम में उन किसानों की फसलें 24 घंटे के अंदर खरीदी गई और उन्हें पेमेंट भी 24 घंटे उनके खाते में दी गई। पहले बीजेपी राज में वो पेमेंट 6-6 4-4 महीने में आया करती थी। और रही दूसरी बात विरोध की, तो गांव में हमारा विरोध आज इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के वर्कर के सिवा कोई आम आदमी विरोध नहीं कर रहा। हमारा जहां भी अगर कोई विरोध कर रहा है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं। लेकिन विरोध आपका हो रहा है, वो वर्कर हैं, ये कैसे आप साबित कर सकते हो? तो वोटर तो वही है। साबित हो रहा है साहब, सबको पता चल रहा है कि वो पार्टी के पदाधिकारी हैं। जो विरोध कर रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट है, वो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं। आम आदमी हमारा गांव में विरोध नहीं कर रहा। आपने कल भी उचाना में दुष्यंत जी की जनसभा देखी होगी, लाखों लोगों का जनसमूह वहां पे मौजूद था। देखिए, आप किस तरह कह देंगे कि उनका विरोध है? 2020 में बिहार चुनाव को बहुत करीब से देखा मैंने, मदन जी भी इस चीज को समझेंगे। बिहार का चुनाव था जब, तो वहां पर तेजस्वी यादव ज्यादा भीड़ कहीं नहीं आती थी भाई साहब, लेकिन सरकार जब बनती है तो नीतीश सीएम बनते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की भीड़ को हम तो बता रहे हैं ना इस बार भी। अरे मैं आपको बता रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टीज अगर आप लाखों की भीड़ ला रहे हैं तो आपको सीएम होना चाहिए भाई साहब आपकी पार्टी का। मैं फिर कह रहा हूं कि आप किंग मेकर की भूमिका मत जाइए, आप सीधा किंग बनने जाइए, तब आप किंग मेकर बनेंगे। अगर आप पहले से किंग मेकर में रहेंगे तो आपकी स्थिति नहीं क्लियर है। अभी मैं फिर कह रहा हूं कि आप भाजपा के साथ जाएंगे या भाजपा को अपने साथ लाएंगे या कांग्रेस को लाएंगे? चलिए बताइए, अगर आप 25 सीटें जीत गए तो किसकी तरफ जाएंगे बताइए?
20 जीत गए तो किसकी तरफ जाएंगे? लेकिन मौका होता है, एक एक लेकिन हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की छवि बिल्कुल खराब है, ये स्पष्ट है। मैं और कह रहा हूं जिस हरियाणा तरह में से अगर हमारी बीजेपी भागीदारी फिर से होगी, सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए और आपसे वो जी, गठबंधन के लिए कहे कि आप उनके साथ मिलकर अच्छे से सब चलाएंगे, पुरानी बातों को भूल जाइए, तो क्या जेजेपी भूल जाएगी? ना नहीं भूलेगी सर, बिल्कुल भी नहीं भूलेगी। ऐसा मौका नहीं आएगा जो भारतीय जनता पार्टी दोबारा से हरियाणा में सरकार बना दे। चलिए, ये भी एक समय है। मदन मोहन जी, युवाओं को लेकर बड़ी बात है, बेरोजगारी एक मुद्दा है। कहा जा रहा है भाई बेरोजगारी है, 2-2 लाख नौकरियां दोनों ही पार्टियों ने, जिनका मुख्य मुकाबला आपने बताया। एक तो ये सवाल है, दूसरा सवाल है आम आदमी पार्टी को आप कहां देख रहे हैं इस चुनाव में? मैडम सर, विशाल जी, हरियाणा चुनाव में जो है, तो इस बार दो पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टी है उसमें आईएनएलडी सबसे मजबूत है। इसके बाद अगर किसी पार्टी को आप गिनिएगा तो वो बीएसपी है। तो इस तरीके से आप हरियाणा में चुनाव को देख सकते हैं। आपने युवाओं की बात की, तो युवाओं में जो है इस बार दीपेंद्र हुड्डा जी को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। क्योंकि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, जी, तो मैं जो है तो ग्राउंड पे जब जा रहा था, तो जो ऐसा बताया जाता है, जो हरियाणा में जो है तो जाट और नॉन जाट जो है वो अलग अलग वोटिंग करते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में जब नॉन जाट, खासकर यूथ वोटर से, आपने यूथ वोटर की चर्चा की, जी, तो यूथ वोटर से आप पूछिएगा तो यूथ वोटर खुलकर दीपेंद्र हुड्डा जी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद 2019 का चुनाव जब आप देखिएगा तो वहां दो बड़े जाट युवा नेता थे, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला साहब और दीपेंद्र हुड्डा साहब। लेकिन जो दीपेंद्र हुड्डा साहब का इस बार कद है, उस तरीके का जो वोट अपील है, वो हमें दुष्यंत चौटाला जी के छवि में इस बार कम से कम 2024 के चुनाव में देखने को नहीं मिला। लेकिन एक चीज और भी है, मैं आप कह रहे हैं नहीं देखने को मिला, इस बार चुनाव का प्रचार का तरीका भी बदला है थोड़ा। लेकिन जो वोटर है, वोटर नहीं बदले हैं। जब आप वोटर से बात कीजिएगा तो वोटर कांग्रेस को लेकर पता नहीं उत्साहित है, और उनके उत्साह में ये है जो 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी, मुकेश जी, आप बताइए, कांग्रेस के प्रति उत्साह, इसके पीछे का कारण क्या है? सिर्फ बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी या कुछ और? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि 10 साल की राजनीति अगर देखी जाए बीजेपी की, तो एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार में बनती ही है। 10 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता भी दिख रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि युवाओं के अंदर अगर बात करें कि दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा जोर है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी के राज में बिना खर्ची बिना पर्ची का जो माहौल अब बना है, कि बिना खर्चे और बिना पर्ची के जो लोगों को नौकरियां लगी हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने अपने प्रचार के अंदर बोला कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको 50 लोगों के वोट पर एक नौकरी देंगे। जिसके बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये नसीहत अपने उम्मीदवारों को देनी पड़ेगी, इस तरह की बातें अपने प्रचार के अंदर ना करें। तो ये कहीं ना कहीं उनको डर दिख रहा है, उनको पता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी नौकरी देने के नाम पे बिना खर्ची बिना पर्ची के मामले में कांग्रेस से कहीं आगे बढ़ती दिख रही है। जी विशाल, एक चीज और भी है, मैं पूछना चाह रहा था कि जो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई बीजेपी के अंदर भी सीएम फेस को लेकर अभी चीजें स्थिति सही नहीं है, मैं अगर देखूं, और कांग्रेस के अंदर भी यही है। लेकिन आज मैं शैलजा कुमारी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि हाईकमान तय करेगा किसको होना। बिल्कुल विशाल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर और बीजेपी के अंदर, वैसे तो बीजेपी के अंदर मोदी जी ने खुद कहा है कि नायब सैनी ही हमारा चेहरा होंगे, और अमित शाह जी भी बोल के गए हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जो कि हरियाणा के प्रभारी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि हम जो सीएम कैंडिडेट हैं हमारे नायब सिंह सैनी है। वहीं कांग्रेस के अंदर अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर 3 गुट बटते दिख रहे हैं, जहां सुरजेवाला का एक गुट है और शैलजा जी का गुट है और हुड्डा जी का गुट है। और कहीं ना कहीं नाराजगी शैलजा की अभी दूर की गई है राहुल गांधी द्वारा, और
खड़गे द्वारा। उसके बाद कहीं ना कहीं वो अभी कल मिली हैं सोनिया गांधी से, और सोनिया गांधी ने काफी हद तक उनको समझाया, और उसके बाद वो काफी खुश होकर बाहर निकली है। तो कहीं ना कहीं इंटरनली अभी किसी का भी फेस अभी कांग्रेस के अंदर कहने वाला नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से कौन सीएम कैंडिडेट होगा अगर जीतते हैं तो। जी विशाल भाई। चलिए, प्रदीप चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, बहुत चुनावी समय में आपने हमें समय दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बड़ा सवाल है कि शैलजा जी जिस तरीके से लोग कह रहे हैं नाराज़, हुड्डा जी अलग कह रहे हैं कि हम ही हैं, सुरजेवाला जी भी लगे हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार बनती है, अगर मान ली सरकार बन गई तो ये आपसी मतभेद में सरकार कहीं गंवा न दे। प्रदीप जी। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। कि जो कांग्रेस पार्टी जो है वो एक बहुत बड़ा परिवार है, और शैलजा जी हमारी बहुत बड़ी नेता हैं, उनका जी। बहुत बड़ा कद है कांग्रेस पार्टी में, और उनका बहुत बड़ा दिल है। तो छोटी मोटी बातें परिवार में होती रहती हैं। कांग्रेस का पूरा परिवार एक है, और हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और हरियाणा में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। जी। शैलजा जी हमारी आदरणीय नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, और हमारा कांग्रेस का जो परिवार है वो एक है। और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तरफ आज की डेट में हरियाणा बिल्कुल उब चुका है। हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बहुमत से हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जी चलिए, प्रवीण वत्स जी के पास चलूंगा। प्रवीण जी, मैं आपसे के साथ चौथी डिबेट हरियाणा के मुद्दे को लेकर कर रहा हूं, और अभी तक जो भी लोग मिले मुझे, उन्होंने बस सीधे ये कहा कि हम लोग ये कर रहे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि ये भी वोटरों से मिल रहे हैं, वोटर शांत है। मदन मोहन जी भी समझ गए इन सब चीज़ों को कि 90 सीटों का उन्होंने पूरा एक एक सीट छान मारी है। लेकिन बड़ा सवाल भाई, आप भी कह रहे हो गवर्नमेंट बन रही है, बीजेपी भी कह रही है गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उनको लेकर कोई भी पार्टी अपना रुख साफ नहीं कर रही है। ये सीधे बात हो जाती, मैं कई सभाएं सुन चुका हूँ, संविधान खतरे में है, कश्मीर में वो आ जाएंगे तो धारा 370 हो जाएगी, ये फिर से पर्ची खर्ची शुरू हो जाएगा। मूल मुद्दों पर किसी पार्टी ने अभी तक अपनी बात को नहीं रखा है, वो कोई हो, चाहे मायावती हो। मायावती ने भी अपना पुराना जो स्टेटमेंट था वो निकाला है और उसको बिल्कुल नई पेपर में प्रिंट करके ला के पढ़ दिया है। बीजेपी की बात करें तो वही है, मनोहर लाल क्यों हटाया गया, इस पर जवाब अभी तक कोई नहीं दे सकता है। कांग्रेस में शैलजा कुमारी, भूपेंद्र हुड्डा या रणदीप सुरजेवाला, इस पे कौन होगा ये भी नहीं क्लियर है। तो कार्यकर्ता कंफ्यूजन की स्थिति में है, किसी भी पार्टी का हो। प्रवीण जी। बिल्कुल विशाल जी, देखिए अभी कुछ देर पहले मैं मुकेश जी को सुन रहा था। मुकेश जी ने साफ तौर पर कहा था कि जो माहौल है वो अभी समझ नहीं आ रहा है, और कांग्रेस भी दावे कर रही है और बीजेपी भी दावे कर रही है, लेकिन वोटर साइलेंट है। वोटर साइलेंट इसलिए है कि देखिए, जो आप कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ किस कारण से एंटी इनकम्बेंसी है, सीधा सा है कि जो किसान आंदोलन है वो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि साफ तौर पर जो हरियाणा के लोग हैं वो ये मानते हैं कि हम लोग दिल्ली जा रहे थे, हमें हरियाणा से कोई मतलब नहीं था, हम जीटी रोड से होते हुए दिल्ली जा रहे थे, तो हरियाणा सरकार ने हमें क्यों रोका, उनका विरोध इस बात को लेकर था। तो वो सीधा, क्योंकि उस टाइम मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, तो साफ तौर पर जो है उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगने तय थे। आपने उस दौरान देखा होगा कई बार जब मनोहर लाल खट्टर के दौरे होते थे तो भारी सुरक्षा के बीच भी किसान जो विरोध करने के लिए पहुंच जाते थे। और जो जहाँ साहब कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर को जिस समय हटाया गया है उसमें काफी देरी हो चुकी थी, 6 महीने जो है उस एंटी इनकम्बेंसी को दूर नहीं कर पाए। हाँ, अगर उन्हें 1 से 1.5 साल का समय मिलता तो कहीं ना कहीं उसको दूर करने में कामयाब होते या थोड़ी बहुत दूर कर पाते। तीसरी बात जो है निर्दलीय, तो भाजपा और कांग्रेस आगे होकर जो निर्दलीय चुनाव मैदान में है वो भी ना कहीं अच्छी जो है फाइट दे रहे हैं अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट्स को, क्योंकि जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो स्थानीय मुद्दों पर लड़ रहे हैं। उनके पास ना तो कश्मीर है, ना उनको संविधान में संशोधन करना है, और ना ही उनको जो है चाइना को मात देनी है। उन्हें सिर्फ अपने शहर का विकास को लेकर वो के बीच जा रहे हैं। और ऐसे बहुत से निर्दलीय हैं विशाल जी, जिनको भारी समर्थन जनता की ओर से मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और इस वक्त अगर इसमें चुनाव की बात करूं 2024 की, तो इसमें एक बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। जैसे रातों रात जो है लोग समर्थन पलट रहे हैं। जैसे अशोक तंवर का एग्जाम हमने पहले भी दिया था कि वो रातों रात जो है
पलटे और फिर दोबारा से कांग्रेस में आ गई। ऐसे ही मैं जो अटेली के एक नेता की बात करता हूँ, जो पहले भाजपा में थे और फिर आम आदमी पार्टी में चले गए और नॉमिनेशन भर दिया और चुनाव से सही एक रात पहले वो जाकर कांग्रेस को समर्थन दे देते हैं। तो इस तरह की राजनीति फिलहाल हरियाणा में चल रही है और इस राजनीति में मुद्दे कहीं ना कहीं गौण होते नजर आ रहे हैं, मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो स्थानीय मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता बात करता होगा। हाँ, कुछ मुद्दे जरूर हैं, जैसे आप एमएसपी को ले लीजिए या अग्निवीर योजना को ले लीजिए, ये 2-3 स्थानीय मुद्दे जरूर हैं, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे जनता को डायरेक्टली इफेक्ट करते हो, जो जनता चाहती है एक विधायक से कि उनको ये सुविधाएं मिले, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उन्हें शिक्षा की सुविधा मिले, उनका शहर साफ सुथरा हो, उनको पानी पीने के लिए स्वच्छ मिले, इन मुद्दों पर कोई भी नेता बात करता हुआ दिखाई नहीं दिया। सभी नेता एक बार फिर से वही राष्ट्रीय मुद्दों का राग लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और अब जनता ही फैसला करेगी कि जनता अपने स्थानीय मुद्दों पर वोट करेगी या जो मुद्दे नेताओं ने उनके सामने रखे हैं उन पर वोट करेगी। बिल्कुल। मैं मुकेश जी के पास आऊँगा। मुकेश जी, भी मैं देख रहा था जुलना विधानसभा में विघ्नेश फोगाट लड़े, उनके ताऊजी का बयान है, महावीर फोगाट का। उनका जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब एक माहौल बना था कि कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है, लेकिन अभी हवा सिमट गई है। मेरा आकलन है कि हरियाणा में दोनों ही पार्टियां बराबर पे खड़ी हैं। जो बातें लोकसभा में भी वो इस चुनाव में बहुत कम देखने को मिली। बिल्कुल विशाल जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी बिल्कुल भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किसकी सरकार आ रही है। कहीं ना कहीं त्रिशंकु विधानसभा की तरफ हरियाणा विधानसभा बढ़ रही है। मुझे जो पर्सनल अगर एनालिसिस और कई सीनियर पत्रकारों के साथ मेरी बातचीत होती है तो उनका भी यही एनालिसिस है कि कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ आती नहीं दिख रही। और मैंने अभी सबसे पहले भी कहा था कि निर्दलीय इस बार विधानसभा की भी सरकार होगी, उसमें निर्दलियों का सबसे अहम रोल होने वाला है। मैं प्रवीण जी की बात अभी सुन रहा था, हमारे सीनियर पत्रकार भी हैं, और बिल्कुल वो मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि चुनाव लोकल मुद्दों पे लड़े जाते हैं और इस बार हरियाणा कश्मीर का मुद्दा और ये सब का ये बीती बातें हो गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर लोग इसको बहुत सुन चुके हैं और इस पे फिलहाल रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोकल मुद्दे की अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर युवाओं को लेके और प्लस 2100 रुपए जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक उसको कहें कि एक संकल्प पत्र के अंदर लिखा है कि हर महिला को 2100 रुपए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर महीने दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं ये महिलाओं को रिझाने के लिए एक बड़ा गेम चेंजर प्लान मान सकते हैं और उसको काफी लोगों के अंदर इस चीज का काफी लगाव भी है कि कहीं ना कहीं अगर 2100 रुपए हर महीने आ रहा है तो महिला की, मुझे लग रहा है ये एमपी चुनाव ने ये दे दिया ना, जो संजीवनी दे दी एमपी चुनाव में ना। मैं एमपी चुनाव में था, वहां पे मैं देख रहा था कांग्रेस की ये योजनाएं वो योजनाएं, लेकिन जब वो हर आदमी का है भैया, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, इस योजना ने जो बूम दिया एमपी में, वो सरकार बना के चले आए। जहां उम्मीद नहीं थी वहां सरकार बन गई। तो अभी भी उम्मीद जो है वो महिलाओं वोटर से है। बिल्कुल सहमत हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर भी अगर देखें कि महाराष्ट्र सरकार ने भी वहां पर ये योजना लागू करी है, तो कहीं ना कहीं ये गेम चेंजर भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। कुछ हो सकती है कि कहीं ना कहीं ये क्लिक कर रहा है महिलाओं के अंदर। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि खट्टर साहब की बुराई बिल्कुल होती है, लेकिन कई उनकी योजनाएं जो धरातल पे लागू हो चुकी हैं और लोगों को उसका बेनिफिट में मिला है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि 1,80,000 से नीचे की आय वर्ग के लोगों का ऑटोमेटिक बीपीएल के अंदर नाम आ गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लोग चक्कर काटते रहते थे अपने बीपीएल के अंदर कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन इस स्कीम की वजह से ही लोगों को बीपीएल कार्ड बने। कहीं ना कहीं वो खट्टर सरकार को इसका धन्यवाद कहती भी है। लेकिन कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे, एंटी इनकम्बेंसी भी भारतीय जनता पार्टी में भारी पड़ते दिख रहे हैं। जी विशाल भाई। बिल्कुल, अनिल कुटेला जी के पास चलेंगे। अनिल जी, स्थानीय मुद्दों को उठाएंगे। अब तो समय नहीं रहा, अब तो डोर टू डोर कैंपेन भी आप नहीं कर सकते, 9 बजने के करीब है, तो अब तो आप वहाँ पे भी नहीं। लेकिन बड़ा सवाल है कि जेजेपी इस वक्त अपने आप को चुनाव में कहाँ पा रही है, जेजेपी गठबंधन कहाँ पा रहा है अपने आप को? अनिल जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए मदन के पास चलूंगा। मदन भाई, अगर हम कहें, देख अभी मैंने किसानों के मुद्दे को लेकर, जैसे मैंने बताया भी, कंगना रनावत के बयान से उन्होंने हाथ खींच लिया बीजेपी ने। किसानों को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी हुए। अभी कैबिनेट ब्रीफिंग हुई कुछ दिनों पहले, तो उसमें भी उन्होंने एमएसपी पे रेट बढ़ा दिए, फसलों पे रेट बढ़ाए। उनको लगा कि किसानों के लिए हरियाणा, लेकिन एक
अब तो किसान समझ गया ना कि भाई 2-2.5 साल तो हम धरने पे ही बैठे रहे, हमें मिला क्या, हमें मुकदमे मिले, हमारे 700 लोग लगभग खत्म हो गए, बहुत सी चीजें हुई उनके साथ। किसानों के से आप मिले तो किसानों की मूल बातें क्या थी, जरा थोड़ा वो बता दीजिए, फिर मैं डिबेट को क्लोज करता हूँ। विशाल जी, हरियाणा में जो है ऐसा कहा जाता है, जो जुबान और तीर कमान एक बार चल गया तो फिर जो है वापस नहीं होता। तो कंगना रनावत जी का बयान जो है, और वो उस समय पर जब इलेक्शन पीक पे हो, वो बहुत ही बीजेपी को हर्ट करने वाला बयान। और हरियाणा एक, मतलब आप गांव गांव तक रोड देखिएगा हरियाणा में, जो अर्बनाइज है एक तरीके से, लेकिन अपनी जो किसानी जो परंपरा है उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। तो उनमें एक जो किसान वर्ग जो है, वो बीजेपी का जो ये रुख रहा, और किसान बिल पे जिस तरीके, मैं किसान बिल पे नहीं जाना चाहूंगा जो वो क्या था नहीं था, लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन था वो किसान बीजेपी के पक्ष में तो नहीं है, ऐसा हरियाणा में देखने को मिल रहा है। चलिए बिल्कुल, मैं प्रवीण वसी जी के पास चलूंगा। फाइनल सबसे प्रेडिक्शन ले लेता हूं, कल अगर देखा जाए वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक रोज का मामला ये भी होता है कि वोट डालने लोग ज़्यादा अधिक से अधिक निकले, दोनों पार्टियां चाह रही हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज को भी देखना होगा। प्रवीण जी। देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो है बड़ा अहम निभाता है जो हरियाणा में इलेक्शन में है। और ऐसा माना जाता है कि जो पिछले काफी इलेक्शंस में हम देख चुके हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में, तो उसका सीधा सीधा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब की बार बीजेपी का प्रयास है और शासक प्रशासन भी इस बात पर जोर दे रहा है कि वोट परसेंटेज बढ़े, और उसके लिए लगातार लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और उसके अलावा जैसे जो हाई राइज बिल्डिंग होती थी उनमें बूथ पहले नहीं होते थे, जिस ग्रामीण इलाके में जिस राजस्व सीमा के अंदर वो सोसाइटीज आती थी, उन्हीं के स्कूल वगैरह में उनका वोटिंग बूथ होता था, तो लोग बहुत कम निकलकर वहां पर वोट करने के लिए जाते थे। तो अब की बार प्रशासन द्वारा ये व्यवस्था की गई है लगभग पूरे हरियाणा में कि जो हाई राइज सोसाइटी है वहीं पर बूथ स्थापित किए जाएं ताकि लोग अधिक से अधिक जो है मतदान कर सके। तो ये एक प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक मतदान हो, और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार जो है मत प्रतिशत पहले के मुकाबले बढ़ेगा। और इसमें प्रशासन और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो दोनों ही इसमें प्रयास कर रही है। और उसके अलावा जो प्रशासन की जो जागरूकता है वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है, क्योंकि जिस तरह वोटर से बात होती है तो वो वोट डालने के लिए अब एग्री दिखाई देता है। पहले ये होता था कि किसी ने कुछ नहीं करना है इसलिए हम वोट क्यों दें। तो बिल्कुल मैं चलूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मुकेश सिंह के पास चलूंगा। मुकेश जी। विशाल जी, बिल्कुल मैं प्रवीण जी की बात से सहमत हूँ कि इस बार वोट परसेंट बिल्कुल बढ़ सकता है। तकरीबन मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता कि ज्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन हाँ 2 से 3% ज्यादा के आसपास इस बार मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ बिल्कुल होगा भारतीय जनता पार्टी को। और इस बार प्रशासन भी काफी जागरूक है और लोगों के अंदर भी जागरूकता है वोट देने की, क्योंकि आपको बता दें 2.5 लाख से ज्यादा युवा इस बार जुड़े हैं हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनावों के अंदर, जिनके नए मतदान बने। और युवाओं के अंदर बिल्कुल जागरूकता रहती है और उत्साह भी रहता है अपना वोट देने के लिए। और कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ना भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। जी विशाल जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे हरियाणा का चुनावी रण की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। हरियाणा के चुनावी दंगल में कल क्या होगा, अब ये देखना होगा कि जब सुबह 7 बजे लगभग जब वोट डालने लोग निकलेंगे तो उनके मन में क्या होगा। अभी तक जितने बयान, जितनी योजनाएं हैं, कल उन सब का फाइनल टेस्ट है और कल सब 90 सीटों पर सारे प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम पे लॉक हो जाएगी। के न्यूज़ इंडिया भी आपसे अपील करता है कि अपने हरियाणा में जो भी दर्शक हमें देख रहे हों वो अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।